Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है और आज का जो टॉपिक है वो आपका बैंकिंग है। तो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डैश refers to the sale and purchase of government securities in the open market by the RBI। और हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो भी हिंदी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे यूजफुल होगा। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट या फिर रिवर्स बैंक रेट में से है जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना। और कौन खरीदेगा कौन बेचेगा मैम? आरबीआई। आरबीआई या तो खरीदेगी या तो बेचेगी किसको? कमर्शियल बैंक्स को। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके मॉनेटरी कंट्रोल से है। क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या फेवरेट टॉपिक है जो भी आपके एग्जाम में जो भी पेपर बनता है। यहाँ से हर टॉपिक में से किसी भी एग्जाम में लगा लीजिए कॉमर्स में आता जरूर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर बेटा क्या होता है? या तो सेल होती है या तो परचेज होती है। जो आरबीआई होता है आपका सेंट्रल बैंक, वो कमर्शियल बैंक को या तो वो सिक्योरिटीज उससे खरीदेगी या तो उसको बेचेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाकी बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट ये आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डैश इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक्स। आपके ऑप्शन है बैंक रेट, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर ये बोला गया है कि थोड़ा सा डिपॉजिट, कुछ मिनिमम परसेंट ऑफ डिपॉजिट आपको यानी कमर्शियल बैंक्स को रखना होता है सेविंग के तौर पे या कैश रिजर्व के तौर पर सेंट्रल बैंक के पास रखोगे आप अपना पैसा। जैसे आप लोग अपने घर के पैसे दे हुए आप लोग अपने जो है वो मम्मी के पास या अपने पापा के पास सेफ रखते हैं ना पैसा, तो वही है कि कमर्शियल बैंक कुछ मिनिमम परसेंटेज जो होता है वो इमरजेंसी के लिए या कुछ किसी और सिचुएशंस के लिए वो रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। तो वो रखता किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। तो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये डिसाइड कौन करता है कैश रिजर्व रेशियो? ये आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक की रिजर्व जो है वो डिसाइड करेगी कि 4% रखना है, 5% रखना है। बाकी का जो है वो आप लोन के फॉर्म में आप लोगों को दे सकते हो, लेकिन कुछ आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है। उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट विद देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ऑप्शन है बैंक रेट, स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि अभी मैंने आपको बोला कि सेंट्रल बैंक ये बोलती है कमर्शियल बैंक्स को कि आप लोग जो है बेटा अपना पैसा कुछ मिनिमम परसेंटेज मेरे पास रखिए। लेकिन यहाँ पे ये बोला जाता है कि कमर्शियल बैंक को बोला जाता है कि कुछ डिपॉजिट, कुछ पैसा आप लोग अपने पास रखो लेकिन कैश में नहीं रखना। याद रखना, कैश रिजर्व रेशियो में कैश में रखते हैं नंबर वन, और दूसरा आरबीआई के पास रखते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना है। दूसरा, कैश में नहीं रखना, लिक्विड एसेट्स में रखना है, जैसे बॉन्ड्स, शेयर्स, इनमें रखना है। तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व। यही दोनों के बीच का डिफरेंस है, कैश का और स्टैट्यूटरी का। कैश का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो में कुछ परसेंटेज आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। लेकिन स्टैट्यूटरी में बोलते हैं कि अपने पास ही रखो लेकिन कैश में नहीं रखना है, आपको इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज यानी लिक्विड एसेट्स में रखना है। लिक्विड एसेट बेटा वो एसेट्स होते हैं जिनको आप जब चाहे तब कैश में बदलवा सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट बैंक या फॉरेन बैंक। ठीक है, तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा बैंक आपको समझ आइए जो सबसे एपेक्स होता है, सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है बैंकिंग की। तो ये तो बहुत इजी होने वाला है, सेंट्रल बैंक ही होती है। बाकी बैंक तो सब इसके अंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1619, 480, 44, 1935, 1969। आरबीआई आपका कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो आपका आंसर नंबर यहाँ पे सी 1935 इज योर राइट आंसर।
आरबीआई एक्ट याद रखना 1934 है और इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। कभी कभी एक्ट भी पूछ लेते हैं, तो इससे एक साल पहले 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया? सेक्शन 7, 22, 16, 29। ऐसा कौन सा सेक्शन है आरबीआई अधिनियम की किस धारा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार है? कौन सा सेक्शन बोलता है कि आरबीआई के पास पूरा हक है कि वो नोट्स जो है इश्यू करे? सेक्शन 22। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 द फॉलोइंग फंक्शन आर डिस्क्राइब्ड एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? बैंकिंग फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन या प्रमोशनल फंक्शन? आरबीआई एक्ट 1934 के फंक्शंस पूछे हैं, सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं ये आपको बताना है। हिंदी में सॉरी इसका नहीं है क्वेश्चन, मुझे लग रहा मिस हो गया है, इंग्लिश में ही है, बट आप लोग समझ जाओ। इसमें फंक्शन पूछे गए हैं कि आरबीआई कौन कौन से फंक्शन इसके अंदर आरबीआई के हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेटा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव ही है। क्यों? क्योंकि देखिए बैंकिंग फंक्शन इसलिए है, आरबीआई जो है ना सरकार का जितना भी, जैसे हमारे हमारे बैंक कौन से हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल, ऐसे गवर्नमेंट का भी बैंक होता है आरबीआई, इसीलिए बैंकिंग फंक्शन का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। एडवाइजरी, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। सुपरवाइजरी, काम कैसा हो रहा है, सब रूल्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखता है। प्रमोशनल फंक्शंस, बिल्कुल वहाँ पे ट्रेनिंग गाइडेंस सारी कुछ जो है वो आरबीआई देती है। तो चारों काम जो है वो आरबीआई करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जोनल ऑफिसेस ऑफ आरबीआई आर सिचुएटेड एट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ द अबव? आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस होते हैं बेटा जो आपको याद होने चाहिए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर, बट एक और होता है, दिल्ली भी है, कोलकाता भी है, चेन्नई भी है, ठीक है, और लास्ट आपका मुंबई। ये 4 होते हैं जोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल बैंक इज करेक्ट? इट इज एन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, हैज सोल मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव? देखो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, बिल्कुल करेक्ट है। हैज सोल मोनोपोली ऑफ इशू करेंसी, बिल्कुल करेंसी देखो सेंट्रल बैंक ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है ये, जैसे हमारे एसबीआई होते हैं, हम जो भी हमारा अकाउंट हैंडल करते हैं, पर सरकार का कौन करता है? आरबीआई। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी नोट्स इशूड बाय आरबीआई, लीगल टेंडर, हाई पावर्ड, लो पावर्ड या स्टॉक ऑफ मनी? देखो करेंसी नोट जो इशू करती है आरबीआई वो लीगल टेंडर मनी में होता है। लीगल टेंडर मनी का सिंपल सा मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि अगर आप आरबीआई जो है, अगर जो नोट्स है ना, जो मार्केट में नोट चलते हैं उसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीगल नोट है। अगर इंडिया में आप महात्मा गांधी जी का नोट जो चला रहे हो उसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ हाई पावर्ड लो पावर्ड, ये बहुत अलग है, हाई पावर्ड मनी और लो पावर्ड मनी। देखो हाई पावर्ड मनी सिंपल सा वो पैसा होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है और आरबीआई उसे देती है मार्केट में, वो लोन के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में मार्केट में नहीं देता, सिर्फ अपने पास रखेगी। और लो पावर्ड मनी बेटा वो मनी होती है जो मार्केट में सर्कुलेट होती है, जैसे हम लोग शॉपिंग करते टाइम खरीदते हैं पैसा, जो हम शॉपिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो चीज जो मनी जो मार्केट में सर्कुलेट होती है वो लो पावर्ड मनी होती है। नेक्स्ट है, एज अ कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द सेंट्रल बैंक हैज द फॉलोइंग फंक्शन, कंट्रोल द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ट्राई टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, एनफोर्सेस एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन एंड ऑल ऑफ द अबव? देखो बिल्कुल सेंट्रल बैंक को कस्टेडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसलिए बोलता है क्योंकि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं ना, करेंसी, डॉलर, यूरो, ये सब कुछ क्या करता है अपने पास रिजर्व करके रखता है। सबसे पहला बोला है कंट्रोल एंड रिसीट एंड पेमेंट ऑफ, बिल्कुल देखो ये कंट्रोल करता है कि कितना हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए और कितना जाना चाहिए। सपोज करिए आपका 10 लाख का पैकेज था लंदन घूमने का, लेकिन गवर्नमेंट बोलेगी नहीं सिर्फ 7 लाख तक ही आप ले जा सकते हो, अपने करेंसी को कन्वर्ट करा के वहां डॉलर में 7 लाख तक का ही अमाउंट है हॉलीडे के लिए, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी करेक्ट है। ट्राई टू मेंटेन स्टेबिलिटी, बिल्कुल स्टेबिलिटी होगी, अगर आपका रुपए गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट तो क्या करते हैं वो लोग, अपने रुपए को, डॉलर को बेच के वो लोग रुपए जो है वो डॉलर को बेचेंगे और रुपए, और कोशिश करेंगे कि हमारे पास और रुपए आए अगर आप हमारा रुपए गिर रहा होगा तो, ठीक है। साथ ही साथ एनफोर्सेस एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, यानी यहाँ पे ये देखेगा जरूर कि लोग जो है वो सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स। अब ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर बोला गया है डिजाइन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट, डील विद एलोकेशन ऑफ क्रेडिट अमंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, चैनलाइज द फ्लो ऑफ क्रेडिट, ऑल ऑफ द अबव। देखो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, मोरल सुवेशन होता है, किसी को रिक्वेस्ट करके बोलना, आरबीआई रिक्वेस्ट करेगी कमर्शियल को कि आप इतना लोन मत दीजिए या आप रेट बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो बिल्कुल इससे फ्लो ऑफ क्रेडिट तो होगा ही होगा। एलोकेशन ऑफ क्रेडिट, देखो ये आपको बताएगी कि आरबीआई आपको बोलेगी कि देखो ऐसा है, जो फार्मर्स है, किसान है ना, उनको ज्यादा लोन दो, बाकी जरूरत नहीं है ज्यादा लोन देने के लिए, ये काम भी इसका है। चैनलाइज द फ्लो ऑफ द क्रेडिट, वो भी ये भी देखता है कि जो लोन बैंक्स दे रही है लोगों को, वो यूज तो हो रहा है ना, प्रोडक्टिव चीजों में तो दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं फालतू चीजों में दे रही हो। इसलिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डैश इज द मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स गिव लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स बैंक रेट, या नन ऑफ द अबव। ऐसा कौन सा मिनिमम रेट होता है जो सेंट्रल बैंक उसी रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन देती है? जैसे कमर्शियल बैंक आपको लोन देती है तो एक रेट फिक्स करती है ना, ऐसा ही रेट है, उसको बोलते हैं बेटा बैंक रेट। देखो याद रखना, बैंक रेट और रेपो रेट में दो अंतर होते हैं यहाँ पे। एक तो बैंक रेट जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, और रेपो रेट जो होता है वो बेटा शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी रिवर्स का मतलब ये हो जाता है दोनों में ही, चाहे रिवर्स रेपो हो चाहे रिवर्स बैंक हो, इसमें ना बेचारी सेंट्रल बैंक जो है ना वो लोन मांगती है कमर्शियल बैंक से, छोटी बैंक से। ये हो जाता है रिवर्स में, ठीक है, उल्टा कर दो बस। तो याद रखना, बैंक और रेपो रेट में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या पुणे। बहुत इजी है ये तो, मुंबई में ही है सेबी का हेडक्वार्टर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज फ्रेम्ड स्पेसिफिकली टू डील विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन बैंकिंग? बैंक रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, या सरफासी एक्ट। देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते कौन से? नॉन परफॉर्मिंग वो होते हैं, सपोज करिए आपने लोन तो ले लिया, ठीक है, और आपने लोन चुकाया ही नहीं, तो उसको फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देते हैं। जिस जो जो बैंक है वो पैसा कवर ही नहीं कर पाती है, ठीक है, लोगों से, उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसके लिए सरफासी एक्ट इज योर राइट आंसर। देखो सरफासी एक्ट क्यों बनाया गया था? सरफासी एक्ट बनाया ही इसीलिए गया था कि भाई जो आपका पैसा नहीं दे रहे हैं ना, बैंक का लोन ले लेके तो बैठ गए लेकिन चुका नहीं रहे हैं, तो आप बिना कोर्ट में जाए आप उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं कि आपका लोन दिया नहीं गया था, कवर नहीं करा, इन्होंने चुकाया नहीं, तो आप उनका घर कुछ भी कब्जा कर सकते हो बिना कोर्ट का झंझट किए हुए, यानी बिना कोर्ट में जाए हुए। ये है आपकी सरफासी एक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ बैंक इज अनेबल टू रिफंड द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एज अ फंड्स आर लॉक्ड इन लॉन्ग टर्म लोन्स, देन इट इज नोन एज क्रेडिट मार्केट लिक्विडिटी ऑपरेशनल रिस्क। यानी अगर कोई बैंक है, आपने बैंक में कुछ पैसे जमा करे कुछ लोगों ने, ठीक है, 10 लाख जमा कर दिए 10 लोगों ने, तो बैंक ने क्या किया, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी। आपका पैसा इन्वेस्ट इन्वेस्ट ही तो किया जाता है, ठीक है, आपका पैसा बैंक ने इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको जरूरत पड़ी, आप गए लेने, बैंक के पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, ठीक है। वही अगर क्रेडिट रिस्क की बात करूं बेटा, क्रेडिट रिस्क वही होता है जो आपसे उधार तो लोन तो ले जाता है लेकिन पे नहीं करता। मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, महंगाई बढ़ गई कम हो गई उसकी वजह से आपको लॉस हो रहा हो। ऑपरेशनल, डे टू डे किसी इंप्लॉय ने गलत डेटा भर दिया, आपका सिस्टम हैक हो गया, क्रैश हो गया, उसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। डैश है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया? नबार्ड, आईबीबीआई, आईबीए, बोथ बीएनसी। ऐसा कौन सा इसके अंदर है जो बैंक को रिप्रेजेंट करता है? सो आईबीए इज योर राइट आंसर, इंडियन बैंक एसोसिएशन, यही आपके पूरे बैंकिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द मेथड ऑफ परसुएशन रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक टू द सेंट्रल बैंक? मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। इसमें क्या करती है जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक को रिक्वेस्ट करती है, फोर्स नहीं करती, धमकाती नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट और एडवाइस करती है कि आप रेट बढ़ा दीजिए, या आप एक काम करिए, फार्मर्स को ज्यादा जो कम सस्ते पे दे दीजिए, ठीक है, तो वो काम होता है मोरल सुएशन का। लेकिन डायरेक्ट एक्शन वगैरह जब लिए जाते हैं बेटा, जब आप उनके खिलाफ जाके काम करते हो, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, आपसे पेनल्टी ले सकते हैं, ठीक है, आपको जेल हो सकती है। और क्रेडिट कंट्रोल का यहाँ मतलब नहीं होता, क्योंकि क्रेडिट कंट्रोल में तो बहुत सारे मेथड होते हैं ना, जिसमें मोरल सुएशन आता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन यही था, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। और अगर आपको सेशन जेन्युइनली अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।